Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, जहाँ पर आज मैं कोशिश करूँगा थोड़ी इजी एक प्रॉब्लम जर्नल का करने के लिए। तो अगर आप इस लेक्चर सीरीज़ को फॉलो करते आ रहे हो तो हम जर्नल का चैप्टर, जो काफ़ी हद तक जो 11वीं में बच्चे रहते हैं, जो CBSE बोर्ड या HSC बोर्ड के हैं, उनके लिए तो डेफिनेटली काम आता है। बट अगर आप कोई भी ऐसा कोर्स कर रहे हो जहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग आपको समझाया जाना चाहिए, उसमें ये चैप्टर और जो आने वाले समय में, मतलब आने वाले कुछ मिनटों में मैं एक्सप्लेन करूँगा, आपको ज़रूर काम आएगा। पिछली बार की तरह ही हम GST को, ट्रेड डिस्काउंट को, कैश डिस्काउंट को भी इसके अंदर इंक्लूड करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आप जानते हो और उसके कनेक्शन में जो कायदे कानून है उसके, वो भी आप जानते हो। ये आप मे भी नहीं जानते, ये एक्सप्लेन करना मेरी जिम्मेदारी होती है। अगर मैं आपको कोई भी वर्किंग नोट, कोई भी रफ वर्क दिखाता हूँ तो प्लीज़ लेक्चर को पॉज कर सकते हो, वो वर्किंग नोट को आप कॉपी करिए और ये आदत डालिए अपने अंदर कि जब भी आप कोई भी एग्जामिनेशन अटेंड करते हो, अगर आपको वर्किंग नोट लिखने का परमिशन है तो आप लिखो, क्योंकि वो पर्दे के पीछे की मेहनत होती है और पर्दे के पीछे की मेहनत देख के ही कोई समझ सकता है कि आगे का जो परफॉर्मेंस है वो सही था कि गलत। कहा है ऊपर, बोर्ड के ऊपर, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ हीरो एंटरप्राइजेस। अराउंड 3 या 4 पेजेस का जर्नल आप बना के रख दीजिए। बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019, ये बैलेंस का क्या चक्कर है? अगर दुकान पुरानी होती है, नई नहीं पुरानी होती है, तो वहाँ पर चीज़ें नई नहीं आ रही है, ब्रांड न्यू चमचमाता नहीं, पुराने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होते हैं। कायदा ऐसे है कि अगर एसेट है पुराना तो उसे आप डेबिट करो, और अगर लाइबिलिटी है पुराना उसे आप क्रेडिट करो। तो ये जो लिस्ट मेरे पीछे है, अगर आप उसे ध्यान से देखो, ऊपर कैश एट बैंक एसेट है, वो डेबिट होगा। डेटर मतलब कस्टमर, उसका नाम राम है, उसका नाम कुछ भी हो, अगर वो डेटर है तो डेबिट। रहीम है तो डेटर डेबिट। मतलब क्या है? 20 और 30,000 का, मुझे राम से 20,000 और मुझे रहीम से 30,000 लेने हैं, क्योंकि डेटर का मतलब ही है कि पैसे लेने हैं। स्टॉक, ये मेरा स्टॉक है, मैंने खरीदा नहीं है, ये पुराना स्टॉक है, ये भी डेबिट। बिल्डिंग, खरीदा नहीं है, पुरानी बिल्डिंग, डेबिट। और क्रेडिट बैलेंसेस, बड़ी ईमानदारी से कहा है, क्रेडिटर मतलब जिनको मुझे पैसे देने हैं, तो स्वप्ना, इसको हम क्रेडिट करेंगे।
और रोहित, ओके, अलग अलग, एक को 20,000 दूसरे को 30,000, और बैंक लोन। तो इतना बैलेंसेस, मतलब पैसे आए नहीं, गए नहीं, लेना नहीं हुआ, देना नहीं हुआ, पहले से ये था, या तो डेबिट था या तो क्रेडिट था। तो जो जर्नल एंट्री आप इसका करते हो वो कुछ इस तरह दिखता है कि एसेट के लिस्ट को आप डेबिट कीजिए एक एक करके। अगर आपको 3, 4, 5 जितने एसेट दिए हैं उनको आप डेबिट करते जाइए, और जितने लाइबिलिटी दिए हैं उनको आप क्रेडिट करते जाइए, और डिफरेंस जो पक्का आएगा उसको आप कैपिटल कहते हो, क्योंकि कैपिटल का एक फॉर्मूला है जो कहता है एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो आपके या मेरे पीछे बोर्ड पे ये ऊपर जो एसेट दिए हैं 80 + 20 + 30 + 55 + 1,50,000 माइनस 20, 30 एंड 50,000 एसेट का टोटल माइनस लाइबिलिटी का टोटल आपको कैपिटल देगा 2,35,000। तो प्लीज ऐसा मत सोचिए या कहिए अरे ये 2,35,000 कहाँ से आया। एसेट का टोटल और लाइबिलिटी का टोटल माइनस किया, और जो डिफरेंस आया वो मालिक का कंट्रीब्यूशन होता है जिसे हम कैपिटल कहते हैं। तो आई रिपीट, ये इस प्रॉब्लम में और आने वाले प्रॉब्लम में एक और बार रिपीट होगा। ओके, तो हमारे कार्यक्रम को हम आगे नहीं, क्वेश्चन में पीछे लेके जाते हैं। 1 अप्रैल को अभी लेन देन मतलब ट्रांजैक्शंस स्टार्ट होते हैं। परचेस्ड गुड्स, परचेज तो डेबिट होता है। अगर कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर डेबिट, टेबल खरीदा, फर्नीचर खरीदा, मोटर कार खरीदा, बिल्डिंग खरीदा तो फिर उसको डेबिट। 1,50,000 फ्रॉम प्रशांत एंड कंपनी। अच्छा, तो मैं लिख लूंगा परचेज डेबिट। जीएसटी तो नहीं है। लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो ये लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट में मुझको क्या करना है, कुछ खास नहीं जी, क्योंकि ग्रॉस अमाउंट 1,50,000 माइनस 10% 15,000, वो आपको भूल जाना है। तो वो कोई डिजाइन नहीं है, वो एक क्रॉस मार्क है, भूल जाना है। नेट अमाउंट या नेट प्राइस 1,35,000 का आपको लिखना है, आपको लिखना है। कैसे लिखना है? अच्छा, वो तो बहुत सिंपल है। परचेज डेबिट होता है, तो परचेज को हमने डेबिट कर लिया, और प्रशांत एंड कंपनी क्रेडिट, क्योंकि वो क्रेडिट द गिवर है, क्योंकि हमने पैसे नहीं दिए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, हमने पैसे नहीं दिए हैं। इसके बाद क्या है, कौन है? 4 तारीख सोल्ड गुड्स टू अमित शर्मा। अमित शर्मा रिसीवर है, गुड्स गए क्रेडिट। 70,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन क्रेडिट, कैश नहीं दिया। अमित शर्मा का नाम आपको लिखना पड़ेगा, बट क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है क्या नहीं करना आपको। ग्रॉस अमाउंट 70,000, 10% 7,000 माइनस करके भूल जाओ। 63,000 मुझे और आपको लिखना है, 63,000। तो अमित शर्मा डेबिट द रिसीवर है जो, और सेल्स तो होता है क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। 77,000 सब भूल जाओ, क्योंकि वो ट्रेड डिस्काउंट हम कभी भी याद नहीं करते हैं। ओके, इसके बाद क्वेश्चन में परचेस्ड गुड्स, फिर से परचेस, फिर से डेबिट। फॉर कैश मतलब आपने कैश दिए, बट इसमें 2 लाख का परचेस है और 28% का जीएसटी, तो 14 करके 2 जीएसटी आ जाएंगे। पेड बाय एनईएफटी, तो कहा पहले कैश, बट अभी कहा कि पेमेंट किया एनईएफटी। एनईएफटी मतलब बैंक से पेमेंट होता है, तो कैश मत लिखना, बैंक का अमाउंट आपको लिखना पड़ेगा। लिखे क्या? परचेज डेबिट, और उसके ऊपर जो इनपुट जीएसटी आता है, जो इस सिचुएशन में 14% है, 28,000 एंड 28,000, तो बैंक से पेमेंट 2,56,000। मैं रिपीट करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? जो गुड्स आपने खरीदा वो 2 लाख का है, बाकी जो अमाउंट है वो जीएसटी का अमाउंट है। तो अगर आगे जाके कोई डिस्काउंट आता है वो गुड्स के अमाउंट पे कैलकुलेट करना, प्लीज जीएसटी पर मत करना, वरना रॉन्ग आ जाएगा। 12 सोल्ड गुड्स टू आदित्य रे, आदित्य रे रिसीवर होगा, गुड्स बेचे
क्रेडिट द इनकम। 28% जीएसटी। तो आदित्य रे के नाम के आगे डेबिट द रिसीवर। हाउ मच शुड वी राइट, कितना आना चाहिए अभी नहीं पता, बट सेल्स 90,000 है और उसके ऊपर का जो जीएसटी है विच इज आउटपुट इज 12,600। सो द टोटल आदित्य रे को डेबिट किया, बट कितना पैसा लेना है, माल का 90,000, 12,600 1,15,200, इतना पैसा आपको आदित्य रे से लेना है। अगेन गुड्स का अलग होता है, जीएसटी का अलग होता है। कोई भी डिस्काउंट गुड्स पे होगा, जीएसटी पे कत्ते ही नहीं होगा। ओके, अगर मेरी थोड़ी हिंदी सही है, कभी नहीं होगा। 15 पेड फॉर रेंट डेबिट एंड सैलरी डेबिट, दोनों डेबिट करो और आपने जो पे किया वो कैश में किया। आजकल तो जीपे से होता है, मतलब बैंक से ही होता है, बट राइट नाउ ये जो लिखा है आप उस पर ध्यान दीजिए। सिंपल, कोई जीएसटी का तकलीफ नहीं। नेक्स्ट 17 पेड फॉर प्रोप्राइटर, बड़ा फैंसी नाम है, ओनर, बिजनेस का ओनर। हाउस रेंट, देखो ओनर का कोई भी पर्सनल या पारिवारिक, मतलब उसके फैमिली का खर्चा, उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। ड्राइंग्स, क्योंकि जो पैसा दिया ना उससे फ़ायदा मालिक को हुआ, हम बिजनेस को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो हमेशा पर्सनल खर्चे को ड्राइंग्स। बीइंग प्रोप्राइटर्स, हाउस रेंट पेड। नेक्स्ट 20th सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स परचेस्ड ऑन 9th अप्रैल। आप अगर 9th अप्रैल के ऊपर के ट्रांजैक्शन को देखो तो मैं आपको जर्नल दिखा देता हूं, ऊपर 9th अप्रैल है। परचेस आपने 2 लाख का सामान किया है, बाकी का पैसा जीएसटी है, तो जीएसटी को प्लीज मत देखो, जीएसटी को प्लीज मत देखो। अगर आपको हाफ कैलकुलेट करना है तो आपको 2 लाख का करना पड़ेगा, क्योंकि वो गुड्स का प्राइस है। तो 2 लाख का हाफ आपने बेचा। आगे एट 20% प्रॉफिट, ऑब्वियसली जब आप बेचोगे तो मुनाफे पे बेचोगे, तो आपने 20% जोड़ा, तो आपको टोटल प्राइस मिलेगा एंड 28% जीएसटी। पहले सेलिंग प्राइस ढूंढ लो, बाद में उसके ऊपर जीएसटी करना। हाउ डज दिस लुक? समथिंग लाइक दिस। 9th का स्टोरी याद दिला रहा हूं। 2 लाख का माल था, बाकी का जीएसटी। फिर 20th की कहानी क्या है? हाफ ऑफ दैट, व्हाट इज हाफ ऑफ दैट? 1 लाख। उसमें आपने 20% का प्रॉफिट जोड़ा, बराबर है, दुकानदार हो तो प्रॉफिट तो जोड़ोगे। ओके, तो प्राइस कितना है? 1,20,000 एंड उसके ऊपर जीएसटी, तो 14% का जीएसटी कर दिया। टोटल अमाउंट 1,53,600। तो जो सेल्स आपने किया है वो है 1,53,600, बट उसके अंदर गुड्स का अमाउंट 1,20,000, बाकी का जीएसटी। हाउ इज दिस रिटर्न? सेल्स किया है तो पैसा आएगा, तो कैश अमाउंट में अकाउंट में आपको टोटल लिखना है ऑफ व्हाट? ऑफ सेल्स, ऑफ द आउटपुट जीएसटी, द एडिशन ऑफ विच विल गो टू कैश 1,53,600। देयर आर मल्टीपल जर्नल एंट्रीज जिसमें मैंने जीएसटी किया है। थोड़ा चेंज यहाँ पे होता है, थोड़ी ट्यूनिंग वहाँ पे होती है, बट आप मेरे सारे लेक्चर्स को देख सकते हो और जीएसटी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि प्रैक्टिकली आजकल दुनिया में सारे दुकानदारों के ऊपर अगर आप उनसे कभी पूछो ना तो वो जीएसटी का थोड़ा कंप्लेन तो करते ही है। बाकी सच है झूठ है उसके उस मामले में हम अभी जाते नहीं हैं, बट ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद क्या? 25 पेड फॉर वेजेस। जी बड़ा आसान है, अगर आप वेजेस का पेमेंट करते हो, वेजेस खर्चा होता है, डेबिट दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड आपने कैश पे किया क्योंकि अदरवाइज नथिंग हैज बीन मेंशन्ड, देयर इज नो अदर मोड ऑफ पेमेंट व्हिच हैज बीन मेंशन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेस्ड फर्नीचर नॉट गुड्स, फर्नीचर डेबिट 1,80,000, उस पे जीएसटी 6%, मतलब 12%, बट सी एंड एस। अमाउंट पेड बाय आरटीजीएस, आरटीजीएस मतलब रियल टाइम
ग्रॉस सेटलमेंट, ऊपर दिया था NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. सो देर आर डिफरेंट full forms to what has been given. बाकी you don't have to know the full form, but yes, सुन लो अगर मैंने आपको बोला है तो it's a good thing to know. हाँ, तो इनपुट GST हो गया, आपने टोटल पेमेंट किया 2,01,600. that is the cost of the furniture that you had to pay along with the GST. Next, 28, सोल्ड एंड ओल्ड फर्नीचर, पुराना फर्नीचर 20,000 का आपने बेचा 12,000 की, तो उससे 12,000 आया, बट थोड़ा बुरा लगेगा ना यार, 20,000 की चीज़ थी 12,000 के लिए बेच दी. नुकसान कितने का हुआ? 8,000. वो नुकसान नॉमिनल होता है. डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो कैश तो आया 12,000, फर्नीचर बेचा 20,000 का, लॉस हुआ. डेबिट दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड इट्स कॉल्ड एज लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर. अगर गाड़ी होगी लॉस ऑन सेल ऑफ कार, अगर दरवाज़ा होगा लॉस ऑन सेल ऑफ दरवाज़ा. मतलब कुछ भी आपने बेचा है उसका लॉस अगर है, लॉस लिख लीजिए. प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लिख लेना. बीइंग फर्नीचर सोल्ड एट अ लॉस. एंड द लास्ट, नॉट द लॉस, एंड द लास्ट, सोल्ड शेयर्स. ये मेरे ऊपर है, एक्चुअली मेरे पीछे. ऑफ 10,000, 10,000 के शेयर्स आपने बेचे 15,000 की. अगर कोई पूछे कि सर ये कैसा हो सकता है, वो तो पुराना शेयर्स का प्राइस शेयर मार्केट पे डिपेंड करता है, और शेयर मार्केट पे अगर प्राइस ऊपर गया तो जो शेयर्स का मालिक है उसके भी शेयर्स का प्राइस ऊपर जाएगा. यहाँ पे आपने 10,000 के शेयर्स 15,000 में बेचे और अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, मतलब पैसे तो बैंक में चले गए, और नॉर्मली तो वही होता है, जो आता जाता है शेयर्स की वजह से वो बैंक में रहता है. आपने 15,000 मिला, बट आपने जो बेचा है वो बस 10,000. तो आपको अच्छी वाली फीलिंग आनी चाहिए. क्यों? अरे 10,000 की चीज़ 15 में बेच दी, तो प्रॉफिट हुआ 5,000 का, तो वो प्रॉफिट क्रेडिट में लिख लेते हैं. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स या तो इन्वेस्टमेंट. तो डिपेंड करता है जी आप क्या बेच रहे हो. अगर आप शेयर्स के अलावा कोई चीज़ बेचो तो नॉर्मली नुकसान होता है, बट शेयर्स का एक ऐसा है कि वो जितने पुराने हैं ना उतने उसकी कीमत तगड़ी है, और उतनी उसकी कीमत ज़्यादा है, और उतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो आपको दे सकता है. टोटल ग्रैंड टोटल जो एंड में आता है इस 13,30,900. अगर कोई गड़बड़ी कहाँ पे हुई हमसे, कैलकुलेशन में हो सकता है, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई AI नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो यहाँ पे तो हमारी ही इंटेलिजेंस इस्तेमाल होनी है. बट जी कभी कभी हो जाता है कि जानबूझ के नहीं, बट गलती से थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो कमेंट बॉक्स का आप यूज़ करके हमें बता ज़रूर सकते हो. वो एक इम्प्रूवमेंट है, हम उसे कबूल ज़रूर करेंगे. अगर कोई डाउट है टीचिंग के बारे में तो भी कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें. अगर पुराने हो तो शेयरिंग करते रहे, नए हो तो सब्सक्राइब का बटन आप ज़रूर दबाएं. जल्द ही मिलेगी. एक और प्रॉब्लम जर्नल का बच जाता है, और उसके बाद में जर्नल के चैप्टर को मैं अलविदा, और आप भी अलविदा कर सकोगे. आई होप आपको सारा तामझाम आज के क्वेश्चन के बारे में समझ आ चुका है. जब तक हम दोबारा ना मिले, अपना ख्याल रखिए. बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए. गुड डे टू ऑल ऑफ यू. गॉड ब्लेस. बाय फॉर नाउ.